नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर मेंस का ही है। आप लोग को पता होगा कि मैं पिछले लगभग 1 या 1.5 महीने से ही बीपीएससी 67, 68 या और भी CDPO या ऑडिटर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए GS फर्स्ट हिस्ट्री का सेक्शन हम शुरू किए हैं। अभी तक इसके पहले मेरा 14 या 14 वीडियो आ चुका है। जो भी लोग इस चैनल पे भी नए हैं या पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस YouTube चैनल के GS हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके पहले उस 14 वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें मैं 1857 का क्या रिवोल्ट था, क्यों हुआ, उसका क्या नेचर था, क्या उसका परिणाम था, फिर जितना भी हमारे देश में ट्राइबल्स मूवमेंट या बिहार में ट्राइबल्स या जनजाति विद्रोह होता है, खास करके संथाल और बिरसा को काफ़ी अच्छे से देखा है, फिर चंपारण सत्याग्रह को देखा है, बिहार में जितना भी किसान मूवमेंट या पीजेंट मूवमेंट हुआ उसको देखा है, फिर भारत में कैसे राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है वो भी देख लिया है। आज ये 15th वीडियो है और इस लेक्चर में हम लोग मेनली शुरू करेंगे गांधीयन एरा या गांधी युग, जहाँ से हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है बीपीएससी मेंस में। तो गांधीयन युग में देखिए हम लोग मेरा जो पढ़ने का जो अप्रोच रहेगा, पहली बात तो इसमें ध्यान रखिए गांधी युग या गांधीयन एरा जो 1915 से लेके 1947 तक चलता है। तो देखिए गांधीयन युग में आपको पता है कि गांधी जी जब इंडिया 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से वापस, तो 3 लोकल या स्थानीय स्तर पे वो मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसमें चंपारण सत्याग्रह था, फिर अहमदाबाद था और खैरा आंदोलन था। ये 3 छोटे छोटे स्तर पर उनका क्या था, आंदोलन या मूवमेंट था। लेकिन जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर उनका मूवमेंट हम देखें तो याद कीजिए रोलर सत्याग्रह में उन्होंने पूरे देश में हुआ था, फिर उसके बाद खिलाफत भी हुआ। लेकिन यहाँ पे जो 3 बड़ा मूवमेंट है आपका असहयोग या इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, या सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है, और अंतिम में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस सारे जितने भी गांधी जी के युग का जो आंदोलन है जो नेशनल लेवल पे हुआ है वो बीपीएससी मेंस के सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इन सारे मूवमेंट को या आंदोलन को मेरा पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए या क्या अप्रोच होना चाहिए, सबसे पहले उसको जान लीजिए। देखिए सबसे पहला अप्रोच या तरीका का जहाँ तक बात है, इसमें हम लोग को किसी भी आंदोलन या मूवमेंट का उसका क्या कारण था या उसका क्या पृष्ठभूमि रही है, उसकी क्या कॉज या क्या बैकग्राउंड रही, ये जानना चाहिए। क्योंकि बिना बैकग्राउंड जाने हम उस मूवमेंट के मेन चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। फिर उसमें क्या कार्यक्रम रहा है, कैसे वो प्रोग्राम, कैसे उनमें गांधी जी का कार्यक्रम वो बनाए हैं, उसमें रचनात्मक कार्य है कि बहिष्कार का काम है, बाइकआउट किए हैं, क्या क्या किए हैं, ये हमको पढ़ना पड़ेगा उसी मूवमेंट के बारे में। फिर हम देखें कैसे इसकी भागीदारी उसमें हुआ, मास मूवमेंट कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर इस विद्रोह का कैसे प्रसार पूरे देश में हुआ ये भी पढ़ेंगे, या बिहार के लेवल पर कैसे हुआ। फिर उसका उस मूवमेंट का स्वरूप या नेचर या प्रकृति कैसी थी, फिर उसका क्या परिणाम या क्या रिजल्ट रहा। और फिर हम इसमें बिहार में भी देखेंगे, बिहार में क्या इसका प्रभाव रहा, बिहार में क्या इसकी भूमिका है। क्योंकि मेनली बीपीएससी में क्वेश्चन जोड़ पूछता है कि स्पेशल बिहार के रेफरेंस में बताइए कि असहयोग आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही। हालांकि असहयोग या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बीपीएससी अभी भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन क्या ठिकाना पूछ सकता है। तो इसलिए हम इन सारे एंगल से इस सारे मूवमेंट को देखेंगे। थोड़ा सा नेशनल लेवल को भी ध्यान में रखेंगे और बिहार को तो ध्यान में रखना ही रखना है। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको आने वाला जो पीटी है 67 तो उसमें तो ये यूज होगा ही होगा। तो पीटी भी आपका कवर हो जाएगा और मेंस भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को सूचना या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिनको भी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जिनको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, या और भी जो अभी मैं पीटी का जो होमवर्क फ्री चलाया हूँ आज ही से 21 जून 2022 से मैं 67 पीटी को ध्यान में रखते हुए होमवर्क फ्री चलाया हूँ। उसमें मैं पर डे टॉपिक दे दिया हूँ। अभी एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा 5 दिन, 5 दिन में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग को पढ़ना है और रात में मैं शाम में 8 या 9 बजे जो पीडीएफ में 15 क्वेश्चन देता हूँ उसी टॉपिक का, और आप लोग उसमें जवाब देते हैं। तो जिनको भी मेरा ये होमवर्क फ्री ज्वाइन करना है, टेलीग्राम जो है पब्लिक टेलीग्राम है चैनल है, उसमें आप जाके मेरा नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको
टॉपिक वाइज क्या पढ़ना है डेली वो आ जाता है। फिर मेरा उस टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो है वो आ जाता है और पीडीएफ आ जाता है। या आप किसी और बुक से पढ़ के डेली होमवर्क कीजिए और उम्मीद रखिए कि आने वाले 60 दिन में आपका बीपीएससी पीटी का लगभग कंप्लीट तैयारी हमारे होमवर्क पेज पे हो जाएगा। और साथ ही मेरा जो पीटी का वीडियो आ ही रहा है, फिर मेंस का वीडियो आ ही रहा है, तो आप लोग तो फिर इसमें जिनको करना है वो ज्वाइन हो जाइए। और मेंस का आंसर राइटिंग भी चल रहा है। मेंस का आंसर राइटिंग के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप लड़के के लिए बना हुआ है। जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप हमको मैसेज करेंगे। मैं आपको, या लड़के हैं तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, अगर कोई गर्ल्स हैं तो उसके लिए अलग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको मैं ऐड कर दूंगा। जिनको लिखने का मतलब इच्छा है कि नहीं हमको कुछ आंसर राइटिंग करना है। और देखिए अभी बीपीएससी पीटी लगभग 60-70 दिन है, तो अभी आप सप्ताह में 1 या 2 क्वेश्चन तो आराम से लिख ही सकते हैं। क्योंकि देखिए मेंस का तैयारी कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका पीटी का ही भी तैयारी इसमें हो जाता है। क्योंकि कई लोगों का मानना है नहीं मेंस की तैयारी से पीटी का तैयारी नहीं होता है, ये गलत है। क्योंकि खास करके जो गांधीयन एरा या गांधी युग है वहाँ से तो बीपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन पूछता है। और अभी जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा देखिएगा उसमें बहुत सारा चीज़ पीटी का फैक्ट भी आ जाता है आंसर राइटिंग में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मेंस का भी अगर कुछ पढ़ते जाइएगा तो यहाँ कोई नुकसान आपको भी नहीं होगा। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखेंगे और ख़ास करके जो बिहार में इसका क्या मेनली भागीदारी रहा वो देखेंगे। और नेशनल लेवल का भी कुछ हम घटनाक्रम देखते चलेंगे। क्योंकि जब तक देखिए जब तक हिस्ट्री में आप घटनाक्रम को लिंक नहीं करेंगे कौन से क्या कैसे नेशनल लेवल पर पहले क्या मूवमेंट, क्योंकि जो भी मूवमेंट है तो नेशनल लेवल पर ही शुरू होता है तब जाकर बिहार में होता है। जब तक आप नेशनल लेवल की एक्टिविटी को नहीं ध्यान में रखेंगे तो आप थोड़ा सा बिहार के लेवल पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आइए आराम से मेरी बातों को सुनते चलिएगा। देखिए जो इस नोट्स में लिखा हुआ वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो मैं बोलते चलूँगा भले ही मेरा फेस ना दिख रहा हो लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी में इस पूरी चीज़ों को नोट कीजिए। देखिए इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेंस में क्या होता है कि जब तक आप इसका खुद का अपना नोट्स नहीं बना लेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको मेरे आवाज़ को सुनते चलिए और जो जो इम्पोर्टेंट बात लगे नोट्स में लिखिए। और ये बात जो मेरा जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको कॉपी में लिखना ही लिखना, लेकिन साइड में भी आप लोग कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा लगे मेरी इंपॉर्टेंट बात है वहाँ आप कहीं ना कहीं लिख दीजिए। चलिए सबसे पहले देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा 1-2 हम आपको बता देते हैं इसमें क्या भूमिका कैसे लिखेंगे। हालांकि देखिए कई लोग जब आंसर राइटिंग करते तो सेम टू सेम यही इंट्रोडक्शन या भूमिका लिख देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अब चूँकि अब पिछले 1 महीने से आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है तो आप लोग थोड़ा कुछ नया भी लिखने का क्या करें कोशिश में, तभी चीज़ें ठीक रहेगा। देखिए हम जो इसका इंट्रोडक्शन लिखें सिंपल सा ये कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1920 का वर्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। साथ ही अब स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई केवल शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह किसान, मजदूरों, महिलाओं तक पहुंचकर जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। क्योंकि देखिए वो सहयोग ही एक ऐसा आंदोलन है पहली बार देश में जहां पे एक बड़े लेवल पे मास मूवमेंट होता है। हालांकि गांधी जी का चंपारण भी था, लेकिन चंपारण तो एक स्थानीय स्तर का था, लेकिन पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे इतने बड़े लेवल पर लोगों ने भाग लिया और ये कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन या मास मूवमेंट देश का बन गया। और ये देश में पहली बार हो रहा है कि गांधी जी के आने पर ऐसा बड़ा मूवमेंट हो रहा है। या अगर दूसरा आपको भूमिका अगर बिहार से संबंधित अगर कोई लिखना हो आप इसे सिंपल सा लिख सकते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन बिहार के नागरिकों की भूमिका क्या रही, अग्रणी रही। तो ऐसा भी आप छोटा सा भूमिका बिहार के लिए लिख सकते हैं, हालांकि इसको और भी मॉडिफाई करके आप लोग लिखने का कोशिश करेंगे। अब देखिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेनली है कि इसका क्या कारण था, क्या काउज था। आप लोग थोड़ा सा पीटी अगर था बहुत पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे जो मुख्य वजह था, पहला तो ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ना हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। मतलब आर्थिक स्थिति ख़राब होने का मतलब यहाँ ये था कि यहाँ की महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। टैक्स जो है कर या टैक्स जो भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी क्या करे थे बढ़ा दिया था, जिससे हमारे देश के लोग काफ़ी दिक्कत हो रहा था। और उसी में बीमारी भी, प्लेग बीमारी फैल गया था, महामारी आया था और देश में सूखा भी पड़ गया था। तो इस वजह से हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक जो कंडीशन काफ़ी ख़राब था, लेकिन अंग्रेज़ कुछ इसके लिए कदम नहीं उठा रहा था, उसका गुस्सा था।
उसके बाद आपको पता है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था इसी समय 1919 का, जिसको एक्ट हम बोलते हैं। उसमें भी कोई विशेष हम लोग को राहत नहीं दिया गया था, हालांकि कुछ कुछ द्वैत शासन आया था, लेकिन उसका भी विशेष कुछ फ़ायदा हमारे देश के लोगों को नहीं हो रहा था। और आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखिए गांधी जी ने हमारे देश के लोगों से ये सिंपल अपील किया था कि इस युद्ध में, इस लड़ाई में हमको जो है अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश शासन का साथ देना चाहिए, ताकि युद्ध के बाद अगर ब्रिटिश की जीत होती है हमको आज़ादी के लिए कुछ वो सोचेगा। लेकिन जब युद्ध ख़त्म हुआ तो ऐसा कोई भी चीज़ें उधर से नहीं हुआ ब्रिटिश की तरफ से, लेकिन उल्टे क्या हुआ, हमारे देश में एक रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट आ गया और उस रॉलेट एक्ट कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को सिर्फ शक के आधार पे जो है ना 2 साल की जेल की सज़ा हो जाती थी, जिसमें कोई भी आप एफआईआर या कोर्ट में कुछ भी कार्यवाही नहीं होती थी। इसको काला कानून भी कहा गया था, ठीक ना। और इसके खिलाफ ने गांधी जी ने अप्रैल 1919 में पूरे देश में सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह भी किया था। इसी रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में जब अमृतसर के जालिया, पंजाब के जालियावाला कांड, हत्याकांड हुआ था, आप लोगों को पता है 13 अप्रैल 1919 को। और जब ये जालियावाला हत्याकांड में लगभग 1000 से प्लस आदमी हमारे देश के मारे चले गए थे, और जनरल डायर नाम का एक पुलिस अधिकारी था। और जालियावाला हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक हंटर कमीशन बैठाया था, एक समिति का गठन किया था। और इस हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें उन्होंने जनरल डायर का काफ़ी गुणगान किया था, और इससे कहीं ना कहीं और हमारे देश के लोग काफ़ी क्या हो गए, गुस्से से हो गए। और सबसे एक और घटनाक्रम खिलाफत आंदोलन। आपको याद है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था कि दुनिया 2 गुट में लड़ रही थी। एक को हम लोग बोलते हैं मित्र राष्ट्र, अलायंस कंट्री, एक को हम बोलते हैं एक्सिस कंट्री, ध्रुवी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, अमेरिका था, रसिया था। ये जो मित्र राष्ट्र था, इन्होंने ध्रुवी राष्ट्र को हरा दिया था। तो ध्रुवी राष्ट्र में टर्की या तुर्की नाम का एक देश था। तो तुर्की पर जब विजय ब्रिटिश का हो गया तो वहाँ तुर्की में खलीफा का पद हुआ था, और खलीफा का पद जो होता था पूरे दुनिया के मुसलमान के लिए एक आस्था का विषय हुआ करता था। जैसे आप अभी पोप का एक पद है पूरे दुनिया में, जो ईसाई धर्म का एक प्रमुख पद है, उसी तरह उसमें खलीफा का पद होता था, ठीक ना। इस खलीफा के पद को ब्रिटिश ने तुर्की से ख़त्म कर दिया। खलीफा के पद ख़त्म होने से पूरे दुनिया के मुसलमान, जो कि एक आस्था का सब्जेक्ट था, इसलिए लोग, मुस्लिम समुदाय काफ़ी गुस्सा हो गए। तो यहाँ हमारे देश में इस खलीफा का पद जब ख़त्म किया गया, उसके खिलाफ में हमारे देश में खिलाफत मूवमेंट हुआ, ठीक ना। इसी को हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और इसमें गांधी जी का भी पूर्ण सहयोग था, और गांधी जी खुद इसके खिलाफत समिति का अध्यक्ष भी बने जब दिल्ली में इनका अधिवेशन हुआ था। तो ये सब जो 4-5 जो घटनाक्रम है आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खड़ा करने के लिए। और ख़ास करके जब ये खिलाफत मूवमेंट जब देश में शुरू होता है देशव्यापी लेवल पर, तो गांधी जी को लगता है कि एक यही समय है जब पूरा देश एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से गुस्सा है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड से हमको कुछ नहीं मिला है, और रॉलेट एक्ट भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था, और जालियावाला हत्याकांड तो जले पर नमक ही छिट दिया। और हंटर कमीशन का रिपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने जनरल डायर का ही गुणगान किया। तो ये सब तो एक कारण था ही था। और इसी समय खिलाफत जब मूवमेंट हुआ तो गांधी जी को लगा नहीं, एक सही समय है जब देश का हर एक वर्ग जो है ना ब्रिटिश सरकार से खिलाफ है, और एक देश में नया जो नेशनल लेवल मूवमेंट क्या किया जाए, खड़ा किया जाए। इसी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने को ही कहा गया कि आप ही कोई एक बड़ा मूवमेंट का प्रोग्राम तैयार कीजिए, और जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। तो इसी घटनाक्रम में क्या होता है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक कलकत्ता में क्या होता है, अधिवेशन होता है। ये विशेष अधिवेशन था, और यहाँ असहयोग या नॉन कोऑपरेशन आंदोलन होगा, इसकी रूपरेखा तैयार कर लिया गया। मतलब कि यहाँ प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सिर्फ एक हाँ असहयोग में हम ये काम करेंगे, इसका एक रूपरेखा, एक टाइमलाइन तैयार कर लिया गया, क्या क्या हम करेंगे, कार्यक्रम तय कर लिया गया, ठीक ना। और पुनः जब दिसंबर 1920 में जब नागपुर में जब कांग्रेस का जब वार्षिक सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, तो वहाँ पे इस असहयोग के कार्यक्रम को पूरी तरह क्या कर लिया, पारित कर लिया गया या पास कर लिया गया। तो अब देखिए जब ये पास हो गया तो देखिए इसमें असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम था। जब भी कभी आप क्वेश्चन लिखें, जब बिहार के संदर्भ में लिखें या पूरे देश के संदर्भ में लिखें, आप इसी तरह एक फ्लो चार्ट बना देंगे कार्यक्रम का, ठीक ना।
कार्यक्रम का बना दें। हालांकि अभी जब आप लोग पीटी की जब तैयारी करेंगे तो उसमें जब थोड़ा सा कार्यक्रम को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। मैं यहाँ हालांकि फ्लो चार्ट में बना दिया, इससे आपको अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी मेंस में कुछ सिंपल कार्यक्रम पर ही एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप एक कार्यक्रम को स्पेक्ट्रम या और किसी बुक से पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुआ। हालांकि मैं इसमें सारे बातें लिख ही दिया हूँ। चलिए देखिए, कार्यक्रम गांधी जी का इस सहयोग में 2 स्तर पर था। एक था बहिष्कार के स्तर पर, एक बैकवर्ड के स्तर पर था, एक था इनका रचनात्मक कार्य था। देखिए बहिष्कार के स्तर पर इनका पहला काम था क्या, सरकारी संस्थाओं, खास करके शिक्षण संस्थाओं जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, स्कूल कॉलेज और न्यायालयों का क्या करना, बहिष्कार करना पहला। फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जो भी चाहे चीनी हो, कपड़ा हो, सबका बहिष्कार करना है। सरकारी उपाधियों का त्याग करना है, ठीक है, जिसे गांधी जी ने केफरे हिंद की उपाधि लौटा दी। और विधान परिषद का बहिष्कार करना, जैसे कि 1919 के जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में चुनाव की जो बात किया गया था, विधान परिषद के चुनाव की जो बात किया गया था, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम इसका विधान परिषद का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का हम क्या करेंगे, बायकॉट या बहिष्कार करेंगे। तो ये बहिष्कार का कार्यक्रम था। उसको देखिए, रचनात्मक कार्य भी गांधी जी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखिए रचनात्मक कार्य मतलब कि पहला इसमें था राष्ट्र शिक्षा को बढ़ावा देना, शराबबंदी या मद निषेध करना, लिकर बैन करना, चरखा चलाना, चरखा का वितरण करना, सूत काटना, धागा काटना, ताकि लोगों में आत्मनिर्भरता का क्या आवे, बोध आवे। आज नरेंद्र मोदी जी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ये असहयोग आंदोलन में हमको दिखाई पड़ता है। अगर असहयोग या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अगर इम्पोर्टेंस पूछे, महत्व पूछे या परिणाम पूछे, तो आप इसको लिंक जोड़ के लिख सकते हैं कि गांधी जी ने जिस मतलब कि आत्मनिर्भर की बात और सहयोग आंदोलन में किए थे, आज वही जो है ना नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, वो भी आत्मनिर्भर का संदेश देकर यही करना चाहते हैं। आप लिंक जोड़िए, हिस्ट्री में आप जितना अच्छा किसी भी सब्जेक्ट अगर लिंक जोड़ के पास्ट का प्रेजेंट फिर लिंक जोड़ के अगर आंसर लिखें तो आपको नंबर औरों से बेहतर मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी छुआछूत का ख़त्म करना, मतलब जो उसमें जो छोटे जाति का जो भेदभाव होता था उसको भी ख़त्म करने का इसमें कार्यक्रम था। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखा जा सके, इसके लिए गांधी जी ने काफ़ी क्या किया, ये प्रोग्राम घोषित किया था, रचनात्मक कार्य। तो ऐसे ही आप लिखेंगे एग्जाम में, जब भी कभी पूछे फ्यूचर बना देंगे कि 2 तरह का कार्यक्रम था, ठीक है। चलिए, अब बाकी अगर इसका डिटेल में पूछे तब यहाँ लिखिए कि सरकारी संस्थाओं में, जैसे कि सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दिया गया, न्यायालय में लोग जाना बंद कर दिया, ऐसे करके आप डिटेल में लिख सकते हैं। बाकी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, पर्पस का देखिए। पहला पर्पस यही था कि शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति। पहले हम लोग स्वशासन प्राप्ति का लक्ष्य रखे थे, स्वशासन, लेकिन अब यहाँ स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य, वो भी क्या, 1 साल के भीतर। गांधी जी ने कहा था अगर हम इस तरह का काम करेंगे 1 साल के अंदर यहाँ से अंग्रेज क्या होगा, हमेशा के लिए चला जाएगा और हमको स्वराज की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए, जब ये उद्देश्य तय हो गया तो अब पूरे देश में आंदोलन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए आंदोलन के विभिन्न चरण यहाँ होता है। हालांकि मुश्किल से 1.5 साल विद्रोह चलता है, आंदोलन चलता है। इस 1.5 साल को भी हम 4 पार्ट में क्या कर सकते हैं, बांट कर देख सकते हैं। हालांकि आपको ये किसी बुक में और नहीं दिया होगा, लेकिन मैं इसको बनाया हूँ, आप देख सकते। देखिए फर्स्ट जो इसका फेज था, जो फर्स्ट स्टेज को मान सकते हैं जनवरी 1921 से लेके मार्च 1921 के, मतलब जनवरी फरवरी मार्च। देखिए 3 महीने में क्या हुआ था उसमें, देश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान था, मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था और जितना भी न्यायालय या कोर्ट था, सबका बाइकआउट या बहिष्कार किया गया। इसमें खास करके कौन थे, मोतीलाल नेहरू, इसमें जो वकील थे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना, इसमें CR दास थे, सिराज गोपालचारी थे, सैफुद्दीन किचलू थे, आसाफ अली थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन लोगों ने जो है ना, वकील जो लोग थे, इन्होंने जो है ना यहाँ जाना क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये इस समय मेनली कार्यक्रम हुआ, ठीक ना। खासकर ये बिहार में, बंगाल में, असम में ये विद्रोह काफ़ी फेमस रहा। बंगाल में तो वहाँ के लगभग हर एक वकील ने कहा जाता है क्या, इस्तीफा दे दिया था अपने चीज़ों से, वकील ने मतलब कोर्ट नहीं जाएंगे। दूसरा देखिए इसका फेज चला अप्रैल 1921 से लेके जुलाई 1921 तक, अप्रैल मई जून जुलाई तक चला ये फेज। देखिए इसमें मेनली क्या हुआ, इसमें मेनली कहा जाता है कि जितना भी जो बहिष्कार काफ़ी ज़्यादा व्यापक हुआ, खास करके जो है ना शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार हुआ। और इसमें हमारे देश में जो राष्ट्र शिक्षा पर बल दिया गया, और राष्ट्र शिक्षा पर बल देने के लिए आपको पढ़े होंगे पीटी में, सुभाष चंद्र बोस एक प्रिंसिपल बने, किसके, नेशनल कॉलेज का। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं, मेरी बात सुनिए, इसी समय नेशनल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुआ, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के क्या बने थे, प्राचार्य बने थे। फिर इसमें काशी विद्यापीठ बना था, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से चीज़ें हमारे देश में जो है ना
राष्ट्र शिक्षा पर क्या किया गया, बल दिया गया था और इसी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी हुई थी। ये द्वितीय चरण में। तीसरा में क्या हुआ, ये जुलाई से लेकर नवंबर तक चला, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2021 तक चला। इसमें क्या हुआ, मेनली विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, मतलब पूरे देश में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराबबंदी किया गया, तारीबंदी किया गया, मतलब पब्लिक लेवल पे आके जो चीज़ों को ऐसा किया गया। ये लिख सकते हैं, शराबबंदी सबका किया गया, ठीक है, तीसरे चरण में। और चौथा चरण ये नवंबर से लेकर फरवरी तक 1922 तक चलता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 1922 तक चलता है। इसमें देखिए क्या हुआ, क्योंकि अब एक वर्ष के भीतर कैसे स्वराज हासिल किया जाए उसके लक्ष्य को घोषित किया गया और उसी के अनुरूप रणनीति निर्धारण, परंतु इसी में क्या हुआ, चौरी चौरा घटनाकांड हुआ और इसी से मूवमेंट क्या हो गया, वापस हो गया। तो आप ऐसे 3 चरण को जो है ना इसको लिख सकते हैं। मतलब अंतिम चरण में देखिए यहाँ पे जब नवंबर आ गया तो गांधी जी को लगा कि भाई 1 साल तो होने वाला है, तो कैसे आखिर हम आज़ादी हासिल करेंगे। तो आज़ादी कैसे हासिल किया, जब फिर से गांधी जी ने एक रणनीति बनाया कि हाँ अब बारदौली से हम फिर से क्या करेंगे, नया मूवमेंट शुरू करेंगे। लेकिन तब तक आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो जाती है और यहीं से मूवमेंट क्या हो जाता है, गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो ये इस आंदोलन का अलग अलग चरण था। ऐसे फ्लो चार्ट अगर दिखाएंगे तो आपको नंबर क्या होंगे, अच्छे मिलेंगे। हम चूँकि सारी चीज़ फ्लो चार्ट में ही बनाने का कोशिश की, क्योंकि देखिए मेंस के एग्ज़ाम में हर एक आंसर को लिखने का 21 या 22 मिनट समय मिलता है और इसी 21-22 मिनट में आपके क्वेश्चन के हर एक डिमांड को पूरा करना होता है। इसलिए अगर जितना फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, बातों को समझाने का कोशिश करेंगे, आपको नंबर उतना ही क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए जब ये मूवमेंट इतना स्टेप में चला हमारे देश में लगभग 1 से 1.5 साल तक, अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें जन भागीदारी, मास मूवमेंट कैसे, इसमें किस किन चीज़ों की जन भागीदारी हो। देखिए जब भी आप कभी एग्जाम में बनाएंगे तो आप ऐसा ही फ्लो चार्ट का यूज करें। देखिए मैं फ्लो चार्ट बना दिया हूँ। देखिए यहाँ पे जन भागीदारी, देखिए यहाँ अगर जन भागीदारी की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि पहला ये राष्ट्रीय मूवमेंट था जहाँ पे इतने बड़े लेवल भागीदारी हुई। इसमें सबसे पहला जो भाग मध्यम वर्ग की, अब इसमें मध्यम वर्ग में आप क्या लिखिएगा, खास करके जो जब गांधी जब इस भारतीय राजनीति में आए तो जो मिडिल क्लास के लोगों ने काफ़ी जो है ना आंदोलन में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग आना शुरू हो गए। फिर इसमें जो ना अगला भूमिका आप देखिएगा व्यावसायिक वर्ग की। हमारे देश में इस समय उद्योगपति ने भी जो है ना इसमें अपना हाथ बटाया इस आंदोलन में। फिर किसान वर्ग और जनजाति, किसान में आप देखिएगा चाहे यूपी का हो, बिहार के हो, कई जगह किसानों ने क्या किया, इसमें अपना भागीदारी दिखाया। विद्यार्थी में तो खास करके पूरे देश के विद्यार्थी, चाहे बिहार हो, गुजरात हो, कहीं के हो, सभी ने भागीदारी निभाई। महिलाओं के भी खास करके अच्छा खास कर शराबबंदी कार्यक्रम दिखाया गया। वकील का तो रोल तो था ही था और सबसे बड़ी बात इसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर जो है ना काफ़ी ध्यान दिया गया। मतलब कि आपको पता है क्योंकि एक खिलाफत मूवमेंट और ये दोनों एक साथ शुरू हुआ था एक ही वजह से, इसलिए जो है ना इसमें जो है ना खास करके जो है ना शौकत अली लोगों को, जो ऐसे बड़े बड़े नेताओं की काफ़ी बड़ी क्या रही थी, भूमिका रही थी। तो जन भागीदारी के लेवल पर ये विद्रोह काफ़ी क्या था, व्यापक था। ऐसे करके एरो देख ऐसे बनाएंगे तो आपका अच्छा लगेगा। अब इसी में चूँकि मैंने आपको विभिन्न इसका चरण बता दिया, फरवरी 1922 तक का कितना जन भागीदारी हो वो भी मैं डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे ये आंदोलन की वापसी, रिटर्न 5 फरवरी 1922 को आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में जगह एक गांव में घटना हुआ जहां पे मतलब 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए थे, मारे चले गए थे और भीड़ ने जो है पुलिस थाने में आग लगा दिया था। उसी वजह से गांधी जी ने ये आंदोलन कर लिया, वापस ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, देखिए ये पूरा मैं अभी नेशनल लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, अभी बिहार में मैं इन नहीं किया हूँ। बिहार में जब इन करें तो वहाँ और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए अब आखिर क्वेश्चन अगर कभी ये जाकर आखिर क्या वजह था कि गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस लिया, आखिर क्या वजह था गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। देखिए यहाँ पे एक कथन है, गांधी जी ने एक यंग इंडिया में 16 फरवरी 1922 को लिखे थे। देखिए ये मूवमेंट वापस लिया गया शायद 12 फरवरी 1922 को। तो जब ये 12 फरवरी के बाद ये लगभग 4 दिन के बाद गांधी जी यंग इंडिया में एक अपना स्टेटमेंट लिखते हैं कि कथन देते हैं कि मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का भी वर्ण कर सकता हूँ, मतलब मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि गांधी जी ने देखिए पहले ही जब ये मूवमेंट 1920 में शुरू हो रहा था, गांधी जी ने पहले ही कहा था ये मरते दम तक ये मूवमेंट अहिंसक रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, सत्य और अहिंसा पर ही हम ये मूवमेंट खड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना गांधी जी जो जिस चीज़ का दिशा निर्देश देश के लोगों को दिया था
वो चीज़ यहाँ पूरा नहीं हो पाई और 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु का मतलब ये है कि अब ये आंदोलन हिंसक हो गया। तो गांधी जी को लगा जब मूवमेंट में हिंसा हो ही गया और हिंसा के आधार पर तो हमको ब्रिटिश सरकार दबा भी देगी, इसलिए गांधी जी ने मूवमेंट क्या ले लिया, वापस ले लिया। इसलिए देखिए अभी हमारे देश में जो मूवमेंट होता है, मान लीजिए कि अभी कल जो अग्निवीर कार्यक्रम को लेकर जो मूवमेंट देश में हुआ, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से रेल जलाया गया और भी जो सरकारी संपत्ति पर जो नुकसान पहुँचाया गया, तो इस तरह का देखिए आंदोलन कभी सफल नहीं होता है। आप किसान आंदोलन को देखें, किसान लोग ने क्या किया, 1 साल लगातार मतलब कि अहिंसक तरीके से लगातार विरोध किए, तो वो आंदोलन सफल हुआ। इसलिए देखिए गांधी जी के अगर कभी क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछे कि गांधी जी की क्या उपयोगिता है या गांधी जी के किसी भी मूवमेंट के क्या यूज है या क्या उसका इम्पोर्टेंस, आप ऐसे करंट की चीज़ों को जोड़िए, आप जोड़िए कि किसान आंदोलन को जोड़िए या देखिए छात्र मूवमेंट सफल। अब इसके पहले देखिए एनटीपीसी का छात्र का भी मूवमेंट हुआ था, वहाँ भी कुछ हिंसा की घटना है, हालांकि सरकार ने उस चीज़ों को मान लिया था। आप इसे लिंक करके जोड़िए या नेशनल लेवल पर किसी मूवमेंट का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब जितना भी आंदोलन मेरा अहिंसक रहेगा, जहाँ हिंसा नहीं होगी, वहाँ सरकार को भी झुकना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक ना। वही बात यहाँ गांधी जी लिख रहे हैं। और चूँकि जब हिंसा जब हो गया तो गांधी जी को लगा कि अगर हिंसा इस मूवमेंट में होगा तो सरकार को एक मौका मिल जाएगा और सरकार इसका क्या कर देगी, दमन कर देगी। और गांधी जी को ये लगा था अगर ये आंदोलन हिंसक लोगों के हाथों में चला जाएगा तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो ये मूवमेंट पर मेरा कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या, ये देखिए गांधी जी ने कहा था 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन 1 साल होने के बाद भी देश में आज़ादी नहीं मिला था, तो लोग थकना भी शुरू हो गए। देखिए कोई भी लोग अपना घर द्वार सब कुछ जॉब वॉब छोड़ कर आखिर कब तक मूवमेंट करेगा। आप जब एनसीईआरटी का जब बुक पढ़िएगा उसमें सिंपल लिखा हुआ है कि आंदोलन के 5-6 महीने के बाद ही कई सारे जो लोग फिर से काम पर लौटना शुरू हो गए थे शहर में। क्यों? क्योंकि भाई शहर में लोगों की खाने को नहीं था, आखिर विद्यार्थी कब तक अपना स्कूल नहीं जाता। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि 6-5 महीने के बाद ही जो है ना असहयोग आंदोलन में विद्यार्थी फिर से अपना स्कूल को ज्वाइन कर लिए थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जब विद्रोह लंबा चलेगा, जब आंदोलन लंबा चलेगा, तो लोग कितना पार्टिसिपेट करेंगे, वही बात यहाँ आंदोलन धीरे धीरे थकाने वाला हो रहा था। तो ये जो है ना रीजन था 5-6 जिस वजह से गांधी ने क्या लिया, मूवमेंट को वापस लिया। अगर आपको ऐसा एग्जाम में कभी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, अगर आपसे कभी पूछेगा इसका क्या प्रभाव रहा, आंदोलन का प्रभाव पूछ दे या इसका मूल्यांकन पूछ दे, इसका एवोल्यूशन करना पूछ दे, इसका इम्पैक्ट पूछ दे, देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं। देखिए इसका हालांकि परिणाम भी पूछ दे तो क्या क्या देखिए इसमें लिख सकते। देखिए इसमें 2 चीज़ लिख सकते हैं कि देखिए पहली बार आंदोलन में मध्य वर्ग की तुलना में किसानों व मजदूरों की भागीदारी कहीं अधिक प्रभावशाली थी। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार से राष्ट्रीय शिक्षा का क्या हुआ, विकास हुआ। शराबबंदी अभियान महत्वपूर्ण साबित हुआ, ठीक है, इसका ये महत्व है, ठीक ना, या इसको प्रभाव भी कर सकते हैं। जन आंदोलन में ये मूवमेंट तब्दील हो गया और साथ ही भारतीय जनता के मन से ब्रिटिश सत्ता का भय हमेशा के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका 1-2 और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर इस असहयोग का अगर महत्व या इम्पोर्टेंस लिखना हो, हालांकि मैं पहले भी मतलब कि जो जितना भी आंदोलन हम पढ़ाएं, चाहे बिरसा मुंडा पढ़ाएं हैं या संथाल पढ़ाएं या चंपारण सत्याग्रह पढ़ाएं या आपको हम 1857 का विद्रोह पढ़ाएं, सबका महत्व लिखने में आपको अलग तरीके से सिखाया हूँ, जिसमें मैं क्या बताऊँ, उद्देश्य के स्तर पे, कार्यक्रम के स्तर पे, भागीदारी के स्तर पे, परिणाम के स्तर पे या अन्य कार्यक्रम, तो आप इसको ऐसे भी महत्व को लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर परिणाम पूछे तो इसमें आप इसको दीर्घकालिक रूप में या तत्कालिक रूप में करके इसको लिखा जा सकता है, तो ऐसे भी महत्व को लिख सकते हैं या इसको परिणाम को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो मैं भी पीछे बताया वैसे भी लिख सकते हैं, या देखिए एक तरीका और है कि यहाँ पर आप सिंपल देखिए मैं 1-2 कथन का भी यूज करके लिख सकते हैं। आंदोलन का महत्व या परिणाम में देखिए एक ही चीज़ का होगा कि महात्मा गांधी के जीवनी कारक लुई फिशर अमेरिका के पत्रकार थे, उन्होंने कहा है कि असहयोग भारत व गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया है, ये उसमें लिख रहे हैं। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग था। ये लुई फिशर हैं, ये कहते हैं असहयोग के बारे में कि असहयोग भले ही देखने में निगेटिव लगता है क्योंकि बहिष्कार का बात था, लेकिन इनका प्रभाव की दृष्टि से ये बहुत ही पॉजिटिव था। इसके लिए लोगों में प्रतिवाद, परित्याग और सेल्फ मतलब डिसिप्लिन होना आवश्यक था। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं
स्वशासन के लिए एक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण था। आप सिंपल ये भी लाइन लिख सकते हैं कि लुई फिशर के शब्दों में असहयोग आंदोलन हमारे देश के लोगों के लिए एक स्वशासन या के लिए एक ट्रेनिंग या प्रशिक्षण था। मतलब लोगों को ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे आप आंदोलन करोगे, ये खुद लुई फिशर लिखता है, ठीक ना। आगे इसमें देखिए इसका महत्व में या परिणाम में क्या, यह भारत का एक प्रबल जन आंदोलन था। इसने पूरे देश में राजनीतिक चेतना को ऊंचा उठा दिया और गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता के रूप में क्या हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। और यहीं से गांधी युग की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। करघा चरखे का प्रयोग होने से भारतीय कुटीर उद्योगों का पुनः क्या हुआ, विकास संभव हुआ। ये भी इसका इंपॉर्टेंट महत्व हो गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में जड़ से हिला दिया। किसान, मजदूर, छात्र, वकील एवं अन्य सामाजिक तबके के लोगों ने इससे पहले इतने बड़े स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन नहीं किया था। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का जन्म भी इसी आंदोलन का परिणाम माना जाता है। आपको पता है सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के बाहर साम्यवादी भावना का विकास हुआ। आपको याद है कि इसी समय जब गांधी जी जब इन्होंने मूवमेंट जब वापस ले लिया तो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग गुस्सा हो गए। वो वामपंथी या साम्यवादी विचारधारा की ओर क्या हो गया, मुड़ना शुरू कर दिए। और यहीं पे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का भी क्या हुआ, जन्म। याद कीजिए काकोरी हत्याकांड इसके बाद ही होता है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसी में बनता है। भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों का इसी से आगमन होता है। तो वही आप लिख सकते हैं। इनका एक परिणाम ये भी था कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। युवा जो है ना इस देश के जो है ना इसमें क्रांतिकारी रास्ते पर क्या हो गए, चल पड़े। आगे इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इस आंदोलन के कारण देश व बिहार में हिंदी का राष्ट्रवाद के रूप में ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की क्या हुई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना हुआ, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की क्या हुई, स्थापना हुई। सब आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देके। कांग्रेस का स्वरूप अब विकेंद्रीकृत हो गया। याद कीजिए अब कांग्रेस की सदस्यता जो है ना घटा दी गई। कांग्रेस का मेंबरशिप बनने का जो रुपया लगता था उसको घटा के शायद 4 आना कर दिया गया था। उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद ग्रामीण स्तर तक जो है इसका आधार क्या हो गया, मजबूत हो गया। किसका, कांग्रेस। मतलब कांग्रेस पार्टी का और प्रचार प्रसार, क्योंकि इसमें अब राज्य के स्तर पर प्रांतीय वर्किंग कमेटी बना और लोक संगठन कांग्रेस का काफ़ी क्या हो गया, मजबूत हो गया। ये भी इसका परिणाम है। और राष्ट्र आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, सक्रिय भूमिका यहीं से निभानी शुरू कर दी महिलाओं ने। ये इसका आपको क्या है, परिणाम या महत्व जो भी बोलिए आप। इसको मैं पहले बताया, इसको आप उद्देश्य, कार्यक्रम, भागीदारी भी लिख सकते हैं, या परिणाम में दीर्घकालिक और तत्कालिक। तत्कालिक में जितना बात आपको बताया वो भी लिख सकते हैं, और दीर्घकालिक में भी आप लिख सकते हैं कि कैसे आगे के नेशनल लेवल के लिए काफ़ी क्या हुआ, एक मतलब उद्देश्य के स्तर पे, कार्यक्रम के स्तर पे, भागीदारी के स्तर पे काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ऐसे आप लिख सकते हैं। आप ऐसे जैसा आपका इच्छा मैं दोनों तक बता दिया, आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इस आंदोलन का क्या स्वरूप था, इसका क्या नेचर था। देखिए इसका स्वरूप या नेचर का अगर हम बात करें, देखिए सिंपल सी बात है, ये संगठित विद्रोह था, पहली बात। ये अहिंसात्मक था, पहली। दूसरा बात, नेतृत्व शिव था इसमें गांधी जी का, ठीक है। तीसरा बात, ये राष्ट्रव्यापी विद्रोह था। चौथा बात, इनका कार्यक्रम का स्तर देखें, यहाँ बहिष्कार का भी मुद्दा था और रचनात्मक था, ये भी था। यहाँ मध्यम वर्गों की भागीदारी थी। ये शैक्षणिक आंदोलन था, और यहाँ इसमें एक तरह से कहीं ना कहीं जनता का आंदोलन था। आप इतने एंगल में बांट के इनके स्वरूप या प्रकृति को दिखा सकते हैं। अगर जो लोग मेरा पहले का वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन को कैसे अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके लिखा जाए मैं काफ़ी अच्छे से बताया। यहाँ भी देखिए, जब आप इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा नहीं इसको इतने एंगल में जो हम बांट कर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे करके लिखें तो आपको नंबर बहुत मिलेगा। अब देखिए मैं इसको हालांकि शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग इसको बड़ा कर सकते हैं। देखिए संगठित विद्रोह था, भारत का सबसे बड़ा संगठित आंदोलन, कांग्रेस का पार्टी था, इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी रही थी। इसमें अहिंसात्मक था, गांधी जी की सत्य और अहिंसा पर आधारित था ये आंदोलन। राष्ट्रव्यापी, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, पूरा भारत इसमें क्या था, हिस्सेदारी लिया था। आप और भी जगह का नाम लिख सकते हैं। बहिष्कार का मुद्दा था, स्कूल, न्यायालय, विदेशी वस्तुओं का, शराब का बहिष्कार था। रचनात्मक, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ावा देना, चरखा चलाने का इसमें कार्यक्रम था। मध्यम वर्ग, छात्र, मजदूर, किसान, वकीलों की क्या थी, भागीदारी था। आप ऐसे स्वरूप को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ हमको परिणाम या इसके महत्व में एक चीज़ छूट गया, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए
इनका इस आंदोलन का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। नेगेटिव इम्पैक्ट पहला ये था, देखिए आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ ये हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर शुरू हुआ, लेकिन जब ये असहयोग खत्म हो गया तो यहीं से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का विकास अपना देश में क्या हो गया, शुरू हो गया। हिंदू मुस्लिम बाद में अलग हो गए, ये ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस में विभाजन हुआ, आपको पता है स्वराज पार्टी बन गया, कांग्रेस में कहीं ना कहीं मतभेद हुआ, ये भी कहीं ना कहीं इसका क्या था, नकारात्मक प्रभाव था। और एक यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव के रूप में एक सुभाष चंद्र बोस का आप स्टेटमेंट डाल सकते हैं। इन्होंने ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं था, राष्ट्र विपत्ति से कम नहीं था। ये कौन बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। आप इसके नेगेटिव में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा गांधी जी के बारे में। जब ये असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया तो गांधी जी पर देशद्रोह का आरोप लगा था। इनको 6 साल की जेल की सज़ा हुई थी, और 6 साल की जेल की सज़ा जो वकील सुनाए थे, जो जज सुनाए थे, उस जज का नाम था जस्टिस ब्रूमफील्ड। क्या नाम था, जस्टिस ब्रूमफील्ड। तो जस्टिस ब्रूमफील्ड जब इनको जब सज़ा सुना रहे थे, सज़ा सुनने के बाद इन्होंने वो एक जस्टिस या जो न्याय मूर्ति थे, जो जस्टिस थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में बोला था। वो क्या बोले थे कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सज़ा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा। देखिए 6 साल की सज़ा सुना रहा है ये, मतलब कि ये जस्टिस, मतलब कि ये न्यायाधीश, लेकिन फिर भी गांधी जी को कितना ये आदर इनको है। आप ये लाइन अगर जब कभी एग्जाम में पूछे कि मतलब एक कथन आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ एक कथन आपको बता दिया। अब आते हैं इस आंदोलन का बिहार के संदर्भ में पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए जितना भी मैं बात बोला वहाँ से आप उस चीज़ को बिहार में आप लिख सकते हैं। मैं आपको पहले ऑलरेडी मतलब मैं 50% बात बता दिया, ये मूवमेंट क्या था, क्या कैसे हुआ, क्या इसका नेचर था, क्या इंपॉर्टेंस था, क्या परिणाम था। अब अगर बिहार के संदर्भ में अगर सब बात आपको सिर्फ बिहार का जोड़ देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आइए फिर भी बिहार के संदर्भ हम मेन इसमें गतिविधियाँ देख लेते हैं। चलिए देखिए, आपको पता है कि इसमें जब आप पीटी का जब पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो इसमें आपको पता होगा कि जो कलकत्ता अधिवेशन के पहले ही, सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसके पहले ही अगस्त 1920 में गांधी जी ने टेलीफोन करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असहयोग के कार्यक्रम के बारे में अवगत करा दिया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ अगस्त 1920 में भागलपुर में, और यहीं पर असहयोग प्रस्ताव का समर्थन कर दिया गया था। और ये भागलपुर में हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये पीटी में भी पूछ चुका है, ठीक ना। परंतु बिहार में इस आंदोलन की विधिवत शुरुआत तो नागपुर अधिवेशन के बाद ही हुआ, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने इस पर मुहर क्या कर दिया, लगा दिया। अब देखिए जैसे बिहार में मूवमेंट शुरू हुआ या नेशनल लेवल यहाँ भी शुरू हो गया। अब देखिए बिहार में प्रमुख गतिविधि देखिए वही रहेगा, यहाँ भी वही कार्यक्रम था। वही आप लिख सकते हैं कि सरकारी संस्थाओं न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों को बहिष्कार किया गया, रचनात्मक कार्य था। यही ऐसे फ्लोचार्ट में आप वहाँ भी इसको भी क्या कर सकते हैं, कार्यक्रम तो दोनों का सेम ही था, आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अगर पूछेगा बिहार की क्या भूमिका था या बिहार में कैसे जनता की भागीदारी था, अब यहाँ पर आप कई एंगल में बांट कर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे पहला वकील की भागीदारी थी, कांग्रेस के नेताओं की भागीदारी रही थी, विद्यार्थी और शिक्षकों की भूमिका काफ़ी बड़ी व्यापक लेवल पर रही थी, किसान मजदूर दिखा सकते हैं, जनजातियों की भागीदारी दिखा सकते हैं, महिलाओं की भागीदारी दिखा सकते हैं, मध्यम वर्ग दिखा सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं की भागीदारी दिखा सकते हैं, और नशाबंदी कार्यक्रम में जो है लोगों की भागीदारी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो पूरे बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका थी, क्या जन भागीदारी या मास मूवमेंट था, तो आप ये फ्लो चार्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और साथ ही साथ ये दिखाएंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे पहले कि दिखेंगे कि बिहार में जन भागीदारी को देखने से पहले हम इस कार्यक्रम के प्रमुख गतिविधि या इनके कार्यक्रमों को देख सकते हैं। तब आप लिखिए ये गतिविधि या कार्यक्रम, तब बताइए कि इन कार्यक्रमों में बिहार के लोगों की निम्नलिखित भागीदारी या भूमिका रही थी। जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको कॉपी में लिखिए। पहले गतिविधि को दिखाएंगे, तब नीचे यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ को ध्यान रखते बिहार में निम्न प्रकार से लोगों ने भूमिका निभाई और जनभागीदारी रही। तब आप ये फ्लोचार्ट बनाएंगे। तब इस सारे को वकील, कांग्रेस, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदूर, जनजाति, महिलाएं, मध्यम, वो सब को आप पॉइंट वाइज में क्या करेंगे, 2-2, 3-3 लाइन लिख के इस आंसर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे पहला देखिए हम लिखे नेता।
क्योंकि नेता का देखिए नेताओं की भागीदारी, देखिए नेताओं की भागीदारी पहला क्या लिखे हैं यहाँ पे, और सहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि ने विधान परिषद से उम्मीदवारी क्या ले ली, वापस। याद कीजिए विधान परिषद में भागीदारी नहीं करना है, ये गांधी जी ने ही कहा था ना। यहाँ पे बिहार में नेताओं ने ये काम किया, इनकी भूमिका होगी पहला। और यहीं पे मौलाना मजरूल हक ये बोलते हैं एक कथन, ये वो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे। ये बोलते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते वे उस सरकार से सहयोग नहीं कर सकते जो इस्लाम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तथा एक हिंदू के रूप में भी वे उस सरकार से सहयोग नहीं करेंगे जिनके हाथ पंजाबी भाइयों के खून से रंगे हैं। मतलब कि जालियांवाला हत्याकांड, ये किनका कथन है, ये मौलाना मजरूल हक जो बहुत बड़े गांधीवादी नेता बिहार में माने जाते हैं, उनका कथन है। आप अगर मान लो बिहार में अगर पीटी में 67 पीटी में अगर यही स्टेटमेंट पूछ देगा तो ये किसने कहा, तो क्या आपका पीटी में यूज नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खासकर मेरा जब भी देखिए, मैं तो ऐसे अगर मैं सही ढंग से पढ़ाऊँ तो मैं पीटी और मेंस को एक ही साथ मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने का, या मैं जब पढ़ाऊँ तो पीटी मेंस एक ही बात पढ़ता हूँ। उससे क्या होता है, आपका पीटी में क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होगा। अभी जो 60 सीडीपीओ में जो क्वेश्चन पूछा, जो जितने भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, देखिए उसमें आपको मैक्सिमम मेंस के लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप मेंस के लेवल पर अगर पढ़ेंगे तो पीटी आपका आराम से निकलेगा। और यही पढ़ने का तरीका है, सिविल की तैयारी करने का तरीका ये, पहले मेंस के साथ साथ पीटी का तो मेंस भी पढ़िए, आपका बेसिक भी अच्छा हो जाएगा, फैक्ट फिगर सब अच्छा हो जाएगा। चलिए ये देख सकते हैं। दूसरा देखिए अगला यहाँ पे वकालत, वकील की देखिए भूमिका क्या है। वकालत छोड़ने वालों में ब्रजकिशोर प्रसाद, दीपनारायण सिंह, श्री कृष्ण आदि प्रमुख थे। आगे देखिए शिक्षक और छात्र की क्या भूमिका देखिए। शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार के आह्वान के प्रति भी बिहारी छात्रों का रुख काफ़ी पॉजिटिव रहा। राष्ट्रवादी छात्रों ने सरकारी संस्थाओं से नाम कटवाकर राष्ट्रीय महाविद्यालय में अपना नाम क्या कर लिया, लिखवा लिया था। बिहार में जो पटना में जो राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, प्रधानाचार्य बने थे। क्वेश्चन पीटी में पूछ चुका है। और बद्रीनाथ वर्मा, जगन्नाथ प्रसाद, ऐसे लोग, ये लोग टीचर थे किसी ना किसी अन्य कॉलेज या स्कूल के। उन्होंने जो है ना अपना नाम वहाँ से हटा के बोला कि नहीं, अब हम नेशनल कॉलेज में क्या करेंगे, बीएन कॉलेज जिसको आज हम बोलते हैं, वो पहले नेशनल कॉलेज हुआ करता था, उसमें इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया लोग, शिक्षक लोग ने, ठीक ना। फिर क्या फरवरी 1921 में गांधी जब बिहार आए थे तो इसी राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में, इसी कैंपस में आपका बिहार विद्यापीठ की क्या हुई, स्थापना हुई। और इसी सब में जयप्रकाश नारायण और भी कई सारे छात्र क्या करे थे, पढ़ाई लिखाई किए थे। और कहा जाता है कि 25,000 से भी अधिक छात्र राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से क्या हो गए थे, जुड़ गए थे। ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन में छात्र और शिक्षकों क्या रही थी, भूमिका रही थी। आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको नंबर का काफ़ी अच्छा मिलेगा। आगे देखिए मध्यम वर्ग की, देखिए मिडिल क्लास की भूमिका क्या है। आपको पता है मजरूल हक ने क्या सदाकत आश्रम खोला था पटना में ही, ठीक ना, दानापुर रोड में अभी भी है। और ये अभी कांग्रेस का क्या है, मुख्यालय बन गया है, बिहार में बाद में बन गया था। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ, शाहाबाद में, ठीक, ध्यान रखिएगा। नवंबर 1921 में कांग्रेस वर्कर कमेटी के निर्देश पर बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ। मतलब बिहार कौमी सेवक दल का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया जाए, अहिंसक रहा जाए, शांतिपूर्ण रहा जाए, इसलिए इन दल की क्या हुई थी, स्थापना हुआ था। अब पीटी में और क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किस आंदोलन के दौरान बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई, तो क्या आपका यहाँ ठीक नहीं हो जाएगा। देखिए कई सारी मैं बात पीटी का यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मध्यम वर्ग की भागीदारी हो गया। आगे देखिएगा व्यावसायिक वर्ग की इसमें भागीदारी होती है। इसमें देखिए फरवरी 1922 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे ना कई सारे जो उद्योगपति या जो व्यवसायी वर्ग थे, उन्होंने प्रदर्शन करके झंडा फहराना का शुरू किया था। और झंडा फहराने का विरोध वहाँ के ब्रिटिश अधिकारियों ने किया था, इसलिए वहाँ झंडा कांड हुआ था। ये लिख सकते हैं। आगे देखिए महिलाओं की भूमिका। नवंबर 1921 में आपको प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आ रहे थे और इसका बहिष्कार या इसका यहाँ आने का विरोध जो है ना, इसमें मुख्य भूमिका सरला देवी ने निभाया था। ये भी महिलाओं के, और महिलाएं ने, अन्य महिलाओं ने शराबबंदी में काफ़ी बड़े लेवल पर भाग ली थी। और कई जगह महिलाएं तो जुलूस में भाग ली था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला देखिए पत्र पत्रिकाएं की क्या भूमिका था इसमें बिहार में। राजेंद्र प्रसाद द्वारा सर्च लाइट का संपादन किया गया, उन्होंने पत्र पत्रिकाएं में अपने बात को लिखा। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड की क्या किया था, नामक अखबार क्या किया था, निकाला था, जिसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्र भावना का प्रसार करना और सहयोग कार्यक्रम का प्रचार करना और हिंदू मुस्लिम एकता का क्या करना, उपदेश देना। ये पत्र पत्रिकाएं के क्या हो गया, इसमें भूमिका हो गया। ऐसे देखिए मैंने हर एक एंगल को, मेंस का पढ़ने का तरीका यही, आप हर एक एंगल को ब्रेक करके जो है ना सही ढंग से पढ़िएगा तो आपको नंबर जो है ना अच्छे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे अंतिम वही लिखा इस प्रकार, इस तरह है। और सहयोग आंदोलन में बिहार की भूमि या जमीन काफ़ी उर्वर रही तथा सभी वर्गों ने भाग लेकर ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया।
साथ ही आज़ादी का मार्ग क्या किया, प्रशस्त किया। बाकी लगभग ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर बाकी अगर पूछेगा बिहार में इस मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या परिणाम, देखिए सब बात यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बिहार का आप स्पेशली चर्चा कर देंगे तो क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये आपका लगभग पूरा टॉपिक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट मैंने खत्म कर दिया। देखिए इसका निष्कर्ष में अंतिम में क्या लिख सकते हैं, ये बात निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस प्रकार असहयोग आंदोलन अपने प्रत्यक्ष उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। मतलब आज़ादी हमको 1 साल के अंदर तो स्वराज मिला नहीं, आज़ादी मिला नहीं, मतलब असफल ही रहा, किंतु यह अपने गौण उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहा। जैसे भारतीय जनता को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति क्या मिली, जागरूकता पैदा हुई। जनता के मन में ब्रिटिश के दमन चक्र का डर पूरी तरह क्या हो गया, अब इस देश की जनता को डर ही नहीं लग रहा था। उनको लगता है ये तो ब्रिटिश कुछ नहीं हमारे लिए, क्योंकि गांधी जी ने उनको ताकतवर बना दिया, ठीक ना। अब वही अंतिम वही अतः असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का क्या है, एक मील का पत्थर है। और अब वर्तमान समय में आप इस जो है ना असहयोग का जो है ना प्रभाव कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में या और भी कई मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर जितना भी मैं पॉइंट इस मूवमेंट में बताया, इस पूरे चीज़ों को अच्छे से पहले देखिए, इसका नोट्स बनाइए, फिर नोट्स को पढ़िए, तब मैं इसका कल जो है ना मेंस का एक क्वेश्चन दूंगा इसी टॉपिक से संबंधित। अब इसको आप लिखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ और, जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी नोट्स बन रहा है। अभी तक मैं ट्राइबल्स मूवमेंट का बिरसा और संथाल का नोट्स जो है ना PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया हूँ। उसके बाद जो नेशनलिज्म ने इंडिया का भी इंग्लिश मीडियम में नोट्स में शेयर कर दिया हूँ, इसका भी नोट्स बन रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, उनको भी नोट्स मिलेगा। थोड़ा सा समय की कमी, थोड़ा बनने में दिक्कत होता है, तो सब कुछ होगा। हाँ, बाकी जिनको अनफाइटिंग करना है, इसका ग्रुप में अनफाइटिंग हो रहा है, जिनको जुड़ना है हमारे नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करें, आप इसका अनफाइटिंग क्या करें शुरुआत करें। बाकी PT का अभी मैं होमवर्क फ्री जो शुरू किया उसमें भी आप लोग जुड़ें, और उसका जो है ना अगले 7 दिन तक मैं कोशिश करूँगा पूरा PT का जो है ना कोर्स जो है ना, मतलब पूरा आपका रिवीजन जो है ना अच्छे ढंग से हो जाए। इस तरह पढ़ते रहे। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।